नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त जयशेखर। हम चाहें, हमारा दृढ़ प्रतिज्ञ होना, हमारा साहस, हमारा हौसला, ये वो चीजें हैं जो एक व्यक्ति में होती हैं तो वो चाहे जो भी मंजिल हो वो उस मंजिल को पा सकता है। आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसे ही व्यक्ति से जिन्होंने दूरस्थ अंचल के एक अनजाने से गांव से अपना सफर तय किया। एक ऐसा सफर जिस पर उन्हें सिर्फ और सिर्फ मंजिल को पाना ही था। जी हाँ दोस्तों, हम मुलाकात करवा रहे हैं आपकी हमारे एसडीएम साहब विजय डेहरिया जी से। एसडीएम साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जयशेखर जी। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपका जन्म कहाँ पर हुआ और आपका जो बचपन है वो कैसे गुजरा। मैं मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के अंतर्गत एक लखनादौन तहसील है जी, उसका एक छोटा सा गांव है, लगभग 700 से 800 आबादी का ग्राम है मेरा जमुआ जी। मेरा जन्म उस ग्राम में होता है और मेरी प्रारंभिक शिक्षा उसी ग्राम में होती है। अच्छा अच्छा। जहाँ आज भी बहुत सारे कनेक्टिविटी नहीं है, वर्तमान में तो रोड बन चुकी है जी, परंतु जब मेरा जन्म हुआ तो वहां ना लाइट थी ना रोड कनेक्टिविटी थी। बस आज आप लोगों के सामने मैं उन तथ्यों को रखूंगा या फिर अपनी जीवन दास्ता इसलिए बताना चाहता हूँ कि जो बहुत सारे लाखों बच्चे हैं जी, जो सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं और उस बीच बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, तो उनको कैसे पार करें और किस तरीके से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। आपके घर परिवार में क्या होता था, व्यवसाय क्या था? मेरे पिताजी और माताजी दोनों खेती किसानी करते थे जी। 1994 में मेरी माताजी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बनती हैं। अच्छा अच्छा। मेरी मम्मी आज भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं जी। और पिताजी 1998 में और फिर 2003 में शिक्षा कर्मी के पद पर पदस्थ हुए जी। तो मूल रूप से मेरा जो पारिवारिक व्यवसाय है वो किसानी है। मेरे दादा पिताजी वगैरह सब कृषक लोग हैं और गाय भैंस भी थी, तो उनका बस खेती बाड़ी ही करना मूल व्यवसाय है। आपके बचपन के खेल, बचपन की गतिविधियां क्या रहीं? क्या आपका बचपन भी एक सामान्य बचपन जैसा गुजरा या कुछ हटके कहानियां रहीं? बचपन तो सामान्यतः जैसे ग्रामीण परिवेश में बच्चे, जैसे सुबह के समय हम लोग क्या करते थे, जैसे मैं 7th तक अपने गांव में ही पढ़ा हूँ जी। और जब हम सुबह उठते तो सबसे पहले हम गाय भैंसों को अपने खेत ले जाते, उनको 10 बजे तक भैंस चराना, उसके बाद घर आना, नहा के फिर स्कूल चले जाना, अपना झोला लेके स्कूल जी। और उसके बाद शाम को फिर आना, तो शाम को फिर 4 साढ़े 4 बजे अपना गाय भैंस को खेत ले जाना, उनको पानी पिलाना या फिर गोबर साफ करना। मेरी दिनचर्या गांव में जब तक मैं पढ़ाई किया तब तक थी। शाम को फिर बच्चों के साथ खेलना, जो भी समय मिलता था, और फिर रात में थोड़ा बहुत पढ़ाई, और सुबह के टाइम जो जैसे भैंस चरा रहे हैं तो उस समय भी मैं पुस्तक काफी लेके जाता था। क्या बात है कि वहां भी थोड़ा बहुत हम पढ़ सके, भैंसों को छोड़ दिए जी। और हम वहां थोड़ा थोड़ा पढ़ते जा रहे हैं। किताबें साथ में होती थी? बिल्कुल, किताबें तो जंगलों में निकल जाते थे आप? हाँ, जंगलों में जो खेत थे बड़े बड़े, उनसे बर्रा बोलते हैं उनको, जी, जी, जी। तो उनमें जाके गाय भैंस छोड़ दी और वहां बैठ के हम एक किनारे में बैठ के पढ़ रहे हैं। अरे वाह। तो ऐसी मेरी दिनचर्या रही कि अपना खेती बाड़ी भी करना है और साथ में गाय भैंस भी चराना और अपनी पढ़ाई भी करना है। बहुत ही बढ़िया। खेलकूद कौन से पसंद थे आपको? हम गांव में जैसे खेल कूद है, कंचे खेलते थे जी। और फिर जैसे लंगड़ी वगैरह का खेल होता था जी। तो लंगड़ी खेलना, कंचे खेलना, है ना। और पहले माचिस की जो पत्तियां आती थी उनको खेलते थे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, वो हमने भी खेली हुई जी। उनका कलेक्शन बहुत ही बढ़िया उनका कलेक्शन करते थे, अलग अलग टाइप्स के जो कलेक्शन आते थे, उनमें दोनों तरफ के जो चित्र होते थे उनको कई बार ये होता था कि हम लोगों के साथ, आपके साथ भी हुआ होगा कि रेलवे स्टेशन पर जा रहे हैं तो झुक झुक के माचिस उठाते। नहीं, हमारे साथ ही होता था कि जैसे किसी बड़े कस्बे में जाए, वहां माचिस पड़ी हुई तो उसको उठा के अपने जेब में रख लिए। ये चीजें बचपन में किया हुआ है। कोई ऐसी बचपन की घटना जो आपको परिवर्तन वाली लगी हो, जो आप बताना चाहते हो? मैं जैसे 7th तक जब गांव में पढ़ा हूं तो उस समय 6वीं 7वीं में स्कूल में थे, तो उस समय बहुत से, जैसे मम्मी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थी और 8वीं तक मेरे गांव में ही स्कूल था जी। तो उसमें बहुत सारे स्कूल इंस्पेक्शन करने के लिए जैसे बीओ आते थे, बीआरसी आते थे या फिर परियोजना अधिकारी आते थे, तो उनको देख के लगता था कि ये जो अधिकारी लोग हैं वो कैसे बनते हैं और ये मेरी मम्मी की आंगनवाड़ी क्यों चेक कर रहे हैं या स्कूल क्यों चेक कर रहे हैं, हम कैसे बनेंगे। तो 7th क्लास में एक टर्निंग पॉइंट ये रहा मेरी लाइफ का कि
बहुत सारी चीजें कि मुझे यहाँ नहीं पढ़ना है। एक चीज और जरूर बताना चाहता हूँ कि मेरे गांव में मोस्टली बच्चे उस समय 8वीं कक्षा बोर्ड हुआ करती थी, और बोर्ड होती थी तो बहुत सारे बच्चे 8वीं में फेल हो जाते थे जी। तो जब मैं 7वीं में पहुंचा तो सब लोग बोलते थे कि तू भी फेल हो जाएगा, यहाँ से हमारे नरसिंहपुर जिले में एक स्कूल है, वहां जाकर एडमिशन ले लो, वहां सब पास हो जाते हैं। अच्छा अच्छा। तो मैंने बोला नहीं, मैं तो पढ़ूंगा अच्छे से और मैं पास भी हो जाऊंगा, परसेंटेज ही बना। बोले ऐसा नहीं होता है। तो फिर मैंने अपने गांव से स्कूल से नाम कटा के जो मेरी तहसील है लखनादौन, वहां एडमिशन लिया। वहां भी मेरे परसेंटेज अच्छे थे तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, फिर उन्होंने एडमिशन दिया। तो वो टर्निंग पॉइंट एक रहा कि 7th क्लास में मैं अपनी तहसील चला गया 8th पढ़ने के लिए। जी। वहां पे रुकने का, खाने पीने की, ये सारी व्यवस्थाएं कैसे हुआ करती थी? जयशेखर जी की मैं अपने बड़े पिताजी के बेटे थे जी, है ना, वो छोटेलाल भैया थे उनका नाम था। हाँ। वो रूम से रहते थे, वो कॉलेज करते थे। रूम भी नहीं कहा जा सकता उसको, कि एक नीचे कच्चा मकान था, ऊपर को जो लकड़ी का पटवा टाइप का बना देते हैं, उसमें वो रहते थे। तो उसमें रहते थे, मैं भी उनके साथ शिफ्ट हो गया। अब 8वीं क्लास में बच्चे को ना खाना बनाने आता था ना कुछ। कई बार जैसे भैया लेट हो रहे हैं तो एक बार तो घूमते घूमते निकल गए, भैया क्यों नहीं आए हैं, मैं रोने लगा। और जब वहाँ खाना बनाने स्टार्ट में तो कुछ नहीं बनता था, ना दाल बनाते बनती थी ना चावल बनाते तो मजबूरी में, और लकड़ी भी, अब वो लकड़ी से खाना बनाना जी, चूल्हे पे। हाँ, चूल्हे पे, कि इतना छोटे थे कि बनता नहीं था। फिर भैया का इंतजार करते रहो। फिर बेटे की स्कूल में मेरे ऐसा था कि जब मैं स्कूल में 8th क्लास में एडमिशन लिया तो मैं पीछे बैठता था स्टार्टिंग में, पर एक मैं पढ़ाई में थोड़ा होशियार था, मेहनत करता था। तो धीरे धीरे मेरी जब तिमाही परीक्षा होती है, उस समय हमारे तिमाही बोलते थे, हिंदी मीडियम का छात्र हूँ, तो तिमाही परीक्षा मेरे अच्छा स्कोर रहा तो फिर मिड में आया। 6 माही परीक्षा हुई तो उसमें फर्स्ट बेंच में हमारी टीचर मुझे बिठाने लगे, और वहां से मेरे एक तरीके से सभी टीचर ने कि नहीं बच्चा टैलेंटेड है, मेहनत करता है, नोटिस करना चालू कर दिए। और फिर वहां उस 8th क्लास में मैं गांव से पढ़ने वाला लड़का वहां तहसील में स्कूल टॉपर रहा। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। मतलब मेहनत करके जो लोगों ने सपोर्ट किया, भैया ने पढ़ाया और टीचर लोग जो सपोर्ट करते गए, तो उससे फिर मेरा वहाँ। तो गांव में क्या प्रतिक्रिया रही जब आपने वहां पे टॉपर बने आप? जो लोग आपसे कहते थे कि इस स्कूल में पढ़ के आप पास नहीं हो सकते हैं। जब मैं 8th क्लास में मेरा परसेंटेज आया तो गांव के लोग बोल सकते हैं कैसे हो सकता है जी, क्या किया है ना, किसी से नकल तो नहीं किया या कुछ जी। बट कि जब वहाँ का लगा कि लखनादौन का जो सबसे अच्छा स्कूल है वहां से इसने टॉप किया है तो कोई तो बात है। उसी समय 9th क्लास में एडमिशन के लिए उत्कृष्ट विद्यालय ओपन हुए जी। तो उस समय एग्जाम हो रहे थे, मैंने पिताजी से बात किया कि मुझे उसका एग्जाम देना है, तो बोले ठीक है। तो एग्जाम देने की भी एक चीज मैंने उनको बताया। तो जिस दिन मेरा एग्जाम था उत्कृष्ट विद्यालय का, उसके एक दिन पहले मेरे दादाजी एक्सपायर हो जाते हैं, और उसी दिन हम वापस होते हैं कि हमको एग्जाम नहीं देना, हम घर जाएंगे। पर किस्मत इतनी अच्छी थी मेरी कि वो एग्जाम ही कैंसिल हो गया, उसकी डेट पोस्टपोन हो गई, और फिर हम दोबारा वो एग्जाम दिए तो मेरा फिर वहां सिलेक्शन हो गया एक्सीलेंस स्कूल में। क्या बात है। तो फिर 12th तक आपने वहां पर किया? 9 से 12th में गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कूल सिवनी से पढ़ा हूँ जी। और वहाँ हॉस्टल में रहता था मैं। हॉस्टल लगभग हमारे स्कूल से 3.5-4 किलोमीटर दूर था। स्टार्टिंग मेरे पास साइकिल भी नहीं हुआ करती थी जब मैं 9th में एडमिशन लिया, तो उसके लिए मैं कुछ जैसे पैदल जाना है ना, किसी से लिफ्ट लेना है ना, तो इस तरीके से मैं स्कूल पहुंचता था। पर धीरे से फिर पिताजी ने दिवाली के आसपास एक सेकंड हैंड साइकिल मुझे दिलाई कि बेटा तू इससे जाया करे, तो वो ले आई। उस साइकिल ने परेशान भी किया होगा आपको? हाँ, बहुत परेशान किया। कभी उसकी चैन गिर जाना, कभी रुक जाना, पंचर हो जाना। पुरानी साइकिल थी सेकंड हैंड, तो ये सब चीजें। तो वो साइकिल भी कभी नहीं भूली जा सकती? वो साइकिल भी नहीं भूली जा सकती, क्योंकि उसी के माध्यम से हम उस मंजिल तक पहुंचे हैं जहां से हम 12th पास आउट किए जी। अच्छा, आपके हौसलों में उड़ान, परवाज कहाँ से लगने शुरू हुए? हॉस्टल में जब मैं 9 से 12th एक्सीलेंस हॉस्टल में रहना प्रारंभ किया जी, तो हॉस्टल के निरीक्षण करने के लिए ईसी ट्रैवल, असिस्टेंट कमिश्नर ट्रैवल डिपार्टमेंट आते थे। अच्छा अच्छा। तो उनको देख के लगता था कि यार ये ऑफिसर हैं, हम क्यों नहीं बन सकते हैं जी, हमको कुछ तो करना है। तो मेरी पहली बार सिविल सर्विस में सोच आई 9th में जी कि मुझे ऑफिसर बनना। ये नहीं पता था कि कैसे बनते हैं एमपीपीएससी यूपीएससी, पर एक मुझे ऑफिसर बनना है कैसे भी करके। 10th पास आउट किया। 10th में 75 सुपर परसेंटेज थे। तो पिताजी खुश हुए कि यार लोग गांव में पास नहीं हो पाते 10th में। लगभग मेरे से पहले 1 या 2 ही लोग पास हुए थे पूरे गांव में, और मैं पास हो गया 75%। अच्छा, इसमें एक उल्लेखनीय बात है कि आपने कभी भी कोचिंग ट्यूशन वगैरह नहीं ली? बिल्कुल।
नाइट। उत्कृष्ट विद्यालय में हमारी सरकारी कोचिंग चलती थी जी। टीचर आते थे, पढ़ाते थे और फिर वो चले जाते थे। तो वहाँ थोड़ा बहुत मेरा बेस क्लियर। अब मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा, बेस तो क्लियर नहीं था क्योंकि पहली से 5वीं तक हम सरकारी स्कूल में पढ़े। इंग्लिश मैंने ABCD सीखा 6th क्लास में। फिर एक निश्चित मापदंडों के ऊपर चलते हुए मंजिल की तरफ बढ़ना, ये कहाँ से शुरुआत हुई? जब मैं 10th पास आउट किया तो वहाँ मैंने सब्जेक्ट डिसाइड किया कि मुझे मैथमेटिक्स लेना है। क्योंकि मैं जब 9th और 10th में जैसे देखा जाए कि मुझे 100 में से 100 मार्क्स मिल जाते थे। तो जो टीचर थे यार कि तू मैथ्स में बहुत स्ट्रांग है, जो भी क्वेश्चन सॉल्व करता है वो परफेक्ट होता है। तो इसलिए फिर मैंने 11th में मैथमेटिक्स लिया जी। 12th में मैथमेटिक्स के साथ मैंने फर्स्ट डिवीजन से पास किया। और उसी समय हमारे PET हुआ करती थी, PIT और AIEEE वगैरह होती थी, IIT। तो IIT हमारे हमने एग्जाम भी नहीं दी, पता भी नहीं था। PET और AIEEE पता था तो उनका फॉर्म सबमिट किया। उस बीच हॉस्टल बंद हो गए थे तो हम रूम से रहना प्रारंभ किया और साथ में एक पार्ट टाइम के लिए एक फोटोकॉपी शॉप में काम करना प्रारंभ किया। अच्छा। कि चलो कुछ आधा टाइम हम फोटोकॉपी की दुकान में देंगे तो वहां से कुछ इनकम होगी तो रूम का खर्चा निकलेगा और देन उसके बाद हम PET का एग्जाम देंगे। तो ये 2-3 महीने मैं कंटिन्यू करते रहा। फिर रिजल्ट आया PET का, AIEEE की काउंसलिंग में भी बैठा, उसमें प्रॉपर सिलेक्शन नहीं हुआ। तो PET मुझे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर में एडमिशन मिला। और फिर इसमें भी कुछ इशू आए कॉलेज में कि एक तो शुद्ध हिंदी भाषी, मतलब हिंदी में पढ़ने वाला बच्चा टोटल इंजीनियरिंग वहाँ के इंग्लिश में से पढ़ रहा है, तो वहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। पर सेकेंड ईयर से मैंने एक चीज प्रारंभ की कि मुझे बच्चों को पढ़ाना चाहिए। क्या बात है, बहुत ही अब उसमें 2-3 चीज मुझे इस चीज समझ आई कि यदि मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा तो मेरे खुद का नॉलेज तो डेवलप होगा, मेरी इंग्लिश इंप्रूव होगी और इंग्लिश इंप्रूव के साथ मेरी इनकम आएगी। सही है ना। तो 3-4 चीजें आए। और तीसरा, ये जबलपुर की घटना? हाँ, ये जबलपुर का। मैं जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया, रूम से रहना प्रारंभ किया जी। कि मुझे सेकेंड ईयर से बच्चों को पढ़ाना चालू कर दिया। मतलब होम ट्यूशन पढ़ाता था, घर जाके बच्चों को, 2 बच्चे 3 बच्चों को। उससे मुझे 1000 रुपए 2000 रुपए मिलते, उससे रूम रेंट वगैरह सारी चीजें निकालता, है ना। कुछ पिताजी देते थे क्योंकि उस समय जब इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया पिताजी की तनख्वाह थी 2200 रुपए और मेरी फीस माफ होने के बाद 2000 रुपए होती थी। पुस्तकें भी बहुत महंगी आना है, बहुत सारी चीजें रहती थी। इन सब चीजों को देखते हुए हम होम ट्यूशन पढ़ाना चालू किया। अच्छा, आज जब SDM विजय डहरिया में से SDM को अगर हटा दें तो विजय डहरिया जी जब अपने घर जाते हैं, अपने उस अनजान से दूरस्थ गांव में जाते हैं, तो कौन कौन सी चीजें हैं जो विजय जी करना नहीं भूलते और किन चीजों के पास जाके किन जगहों पर जाते हैं और वो क्या बातें होती हैं और क्या वो दोस्त अब भी हैं आपके? डेफिनेटली मैं घर जाता हूं तो सबसे पहले जैसे गांव में हम रहते हैं कि मेरे कुछ दोस्त हैं जो बचपन से हैं, जो आज भी उसी गांव में रह रहे हैं और वो आज भी भैंस चरा रहे हैं, खेती किसान, उनसे जरूर जाता हूं, उनके घर जाता हूं मिलने। क्या बात है ना। एक दोस्त है मेरा अशोक, वो आज भी मतलब पढ़ा लिखा नहीं है, 8th क्लास ही पढ़ा है, मुझसे जरूर जाता हूँ। उसका खेत और हमारा खेत पास था, इससे अच्छे दोस्ती थी कि साथ में भैंस ले जाना जी। और जैसे मैं घर जाता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि हमारे यहाँ मक्का की पेज वगैरह बनती है। अच्छा, उसको पीना। क्या होता है? मक्के की जो हमारा मक्का होता है उसको पीस लिया जाता है और उसको जो एक तरीके से मही बोलते हैं उसमें मिक्स करके उसको पिया जाता है, खट्टा खट्टा। तो ये देसी, हाँ, नमक डाल के वो है। या फिर जैसे हमारे यहाँ जो मेरे खेत हैं, है ना, हमारी लगभग 2 एकड़ जमीन है, उस खेत में जाना मेरा मन करता है कि मैं खेत जरूर जाऊं। अच्छा, भूले नहीं भूले जा सकते वो आपके गांव के चबूतरे, वो पगडंडियां, वो लोगों का दुआ सलाम करना। बिल्कुल, कि जब हम आज भी गांव जाता हूं तो मैं अपने मोहल्ले में निकलता हूं, सब जो बड़े लोग हैं उनके पैर छूता हूं। सब लोग बोलते हैं कि तू इतना बड़ा अधिकारी है, फिर भी हमारे पैर में। मैं अधिकारी बन के नहीं आया हूं यहाँ मैं विजय बन के आया हूँ। जैसे आप लोगों के लिए पुराना विजय होता था, आज भी वही हूँ मैं। आपके लिए मेरा कोई बदलाव नहीं है। यदि मैं SDM हूँ तो अपने फील्ड के लिए हूँ जहाँ मेरी पोस्टिंग है, उसके अलावा एक नॉर्मल विजय। गुरुजन भी बिल्कुल, गुरुजन मिलते हैं, गुरुजन देख के बहुत खुश होते हैं। जब उनके पैर छूते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, हमने किसी को पढ़ाया, आज वो इस काबिल है जी। तो एक उनमें एक अलग खुशी नजर आती है जी। अगर बात करें कि आपकी BTech की पढ़ाई हो जाती है, जबलपुर से कंप्लीट हो जाती है, अब उसके बाद बात आती है रोजी रोटी के लिए एक नौकरी की, तो पहली नौकरी और पहली मंजिल कैसे पाई आपने और वो कौन सी थी? मैं जैसे ही मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट होता है
तो मेरे पास उस समय कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि इंदौर जाता हूँ, एक प्राइवेट फर्म रहती है जी। उस प्राइवेट फर्म में मैं जॉब ज्वाइन कर लेता हूँ। वो पेट्रोल पंप पे 4 से 5 पेट्रोल पंप थे, उनमें एक सुपरवाइजर की पोस्ट होती थी, उसमें एलपीजी गैस सप्लाई होती थी। वो मुंबई की फर्म थी। तो एज अ सुपरवाइजर मैं उसमें ज्वाइन करता हूँ। तो जो एलपीजी है उनका सारा मैं कैलकुलेशन वगैरह करना, इंडियन ऑयल की कंपनी थी जी। उसमें मैं 6,000 रुपए की नौकरी ज्वाइन करता हूँ इंजीनियरिंग करके। ये किस सन की बात है? ये 2011 की जी। और साथ में तैयारी करते रहता हूँ कि ये तो मेरी पार्ट टाइम है, मुझे तैयारी करना है। गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी प्रारंभ कर देता हूँ, उस बीच में बहुत सारे एग्जाम भी देता हूँ, उसी बीच आकाशवाणी का भी एग्जाम देता हूँ। अच्छा। परंतु उसके बाद 1 साल में इंदौर में जॉब करने के बाद छोड़ देता हूँ, मन नहीं लगता है तो वापस मैं जबलपुर आता हूँ। जबलपुर में मैं जो 3 साल रेगुलर बच्चों को पढ़ाया, फिर से कोचिंग स्टार्ट करता हूँ होम ट्यूशन की। अच्छा। कि मैं पढ़ाऊंगा बच्चों को 6 घंटे, यदि मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ मेरा नॉलेज भी डेवलप होगा और साथ में अच्छे से मैं पढ़ भी पाऊंगा। तो 1 साल में फिर कोचिंग जबलपुर में पढ़ाता हूँ। इस बीच एग्जाम भी देता हूँ, किसी में प्रीलिम्स निकलता है, जैसे एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा था सब इंस्पेक्टर की, तो किसी में बैंक है, बैंक का प्रीलिम्स निकल गया, मेंस नहीं निकला, सीजीएल का प्रीलिम्स निकला, मेंस नहीं निकला। इस तरीके से 1 साल किया। फिर उसके बाद इसी समय सडनली एक फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम आता है। अच्छा, फॉरेस्ट गार्ड जी। तो उस समय मैं उस फॉर्म को फिल कर देता हूँ। मैं फॉर्म भरने गया था छोटे भाई का, तो उसी साल थंब इम्प्रेशन स्टार्ट हुए थे, तो भाई था नहीं, तो मैंने सोचा कि भाई नहीं है तो चलो मैं ही भर देता हूँ। मैं खुद भर दिया, उसमें सिलेक्शन हो गया। अच्छा। अब क्या है, मैं इंजीनियरिंग तो किया था, तो सिलेक्शन लेने के बाद मेरी पोस्टिंग होती सिवनी में। सिवनी में ऐसी जगह सिकारा करके एक गांव था जी। चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ, कोई नेटवर्क नहीं, कोई न्यूज़पेपर नहीं। ट्रेन जरूर चलती थी, वहां ट्रेन गुजरती थी। अच्छा। परंतु वहां ना नेटवर्क था, लोगों की कनेक्टिविटी थी। वहां पोस्टिंग हुई, मैं वहां के ज्वाइन भी कर लेता हूँ। और वहां से मेरी फिर जो जीवन गाथा है, जो स्ट्रगल की लाइफ स्टार्ट होती है जी। क्योंकि वहां लगभग 8 या 9 महीने हमको तनख्वाह नहीं मिलती है। अच्छा। है ना। कभी किसी दोस्त से उधार लेता हूँ 1,000 रुपए, किसी से 1,500 रुपए की मैं सैलरी आएगी तो लौटा दूंगा। तो ऐसे 8 या 9 महीने में मैं व्यतीत करता हूँ जी। वहां जंगल में जाना, पुस्तक लेके जाना, जंगल की रखवाली भी करना है, वहीं पढ़ना भी है। ये मैंने जंगल में बहुत पढ़ाई की है जी। तो मैं 1 या 2 हम सिपाही लोग थे, जाते थे, और वहां जंगल किनारे में मेरे पास से प्रोडक्शन वाला काम था। तो पेड़ों को कटवा के जो डिपो में सप्लाई करना, तो हम मजदूरों को कटाई में लगा देते थे और उनका देख रेख करना। उसी समय अपनी पुस्तक कापी लेके भी, जैसे 15 मिनट मिले, 1 घंटे मिले, उसमें पढ़ने लगे। फिर उनको चेक करके फिर उनको लगा दिए, अपन फिर पढ़ रहे हैं। वहीं नदी में नहाना, वहीं जंगल में खाना खाना। ये लगभग मैंने 10 महीने किया है ना। पगडंडियों से पैदल चलना, ये मतलब रेगुलर। वहाँ कोई न्यूज़पेपर भी नहीं था, जो मेहनत करते थे वो वहीं अपनी पुस्तकों से ही करते थे। बीच में जब भी समय मिला तो जबलपुर आना, वहां से पुस्तक काफी न्यूज़पेपर वगैरह ले जाना, उनको पढ़ना। और फिर इन 10 महीनों में फिर मैंने अपना क्या किया कि यहाँ तो मेरा कुछ हो नहीं सकता है। मेहनत किया, उस समय अच्छी तैयारी होने लगी। मेरे बैंकिंग के प्रीलिम्स मेंस वगैरह सब निकलने लगे, इंटरव्यू कॉल आने लगे, और सब इंस्पेक्टर वगैरह का प्रीलिम्स मेंस वगैरह से क्लियर होना लगा। तो फिर मैंने उसको फिर रेजिग्नेशन दे दिया। अच्छा। दूसरी जॉब नहीं थी, फिर भी रेजिग्नेशन दे दिया। फिर जबलपुर चला गया जी। पुनः जबलपुर आके अपना तैयारी चालू किया, फिर पढ़ाना चालू। अच्छा। बच्चों को रेगुलर अपना, फिर बच्चों को ढूंढा, पढ़ाना स्टार्ट किया। उसी बीच सेंट्रल गवर्नमेंट की डिफेंस मिनिस्ट्री में वैकेंसी आती है मटेरियल असिस्टेंट की, उस वैकेंसी में फिल करता हूँ। उसमें ऑल इंडिया टॉप भी करता हूँ। क्या बात है। हाँ, और उसमें फिर मैं ज्वाइन कर लेता हूँ जबलपुर में जी। जबलपुर ही मिल गया। हाँ, जबलपुर मिल जाता है। और उस समय तक एक प्रीलिम्स दे चुका था मैं सिविल सर्विस का जी। तो प्रीलिम्स मेरा निकल जाता है। अच्छा। तो अब मैं जॉब ज्वाइन करने के बाद अपना प्रीलिम्स की तैयारी और मेंस की तैयारी में लग जाता हूँ जी। तो अब मेंस की मेरे पास जब 2013 के मैं मेंस देता हूँ, तो उस समय सब्जेक्ट थे सोशियोलॉजी और मिलिट्री साइंस। मैंने 2 सब्जेक्ट चूज किया। तो लगभग मैं 2 मंथ क्लासेस ज्वाइन किया जॉब के साथ, और सब चीजें जी, कि कुछ तो डायरेक्शन मिले। तो फिर ज्यादा वहां से 2 मंथ ज्वाइन करने के बाद फिर उनको बंद कर दिया। एग्जाम दिया मेंस का, मेंस नहीं निकला, वहीं क्लोज। तो कितनी बार दिए अपने पीएससी? अभी कंटिन्यू मैं 2014 का प्रीलिम्स देता हूँ, मेंस देता हूँ। मतलब प्रीलिम्स क्लियर होता है, मेंस क्लियर नहीं होता। 15 का फिर देता हूँ, 2015 का प्रीलिम्स क्लियर होता है, मेंस क्लियर होता है, इंटरव्यू तक जाता हूँ। इंटरव्यू में फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है। फिर 2016 का मैं प्रीलिम्स देता हूँ, प्रीलिम्स में सिलेक्शन नहीं होता। अच्छा, हमें एक चीज और, जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं कि इतनी असफलताओं सफलताओं के बाद
निराशा ने कभी आपके दिमाग में घर नहीं बनाया? हाँ, ये जरूर बताना चाहूंगा। जब मैं टोटल 6 प्रीलिम्स दिया, 5 मेंस दिया, 3 इंटरव्यू दिया। इस बीच बहुत सारे ऐसे लोग थे जो डीमोटिवेट करते थे जी। अरे पीएससी की तैयारी बंद कर दो, बिना कोचिंग के नहीं होता है, हिंदी मीडियम वालों का नहीं होता है, आप छोड़ दो, इतना 3 दे दिए, 4 दे दिए, अब मत करो। पर मेरा एक जुनून था, अरे यार मैं दूसरे लोग निकाल रहे हैं, मैं क्यों नहीं निकाल सकता? क्या कमी है? वो 8 घंटे पढ़ते होंगे, मैं 16 घंटे पढ़ूंगा, पर मैं निकालूंगा जरूर। अंदर से एक जुनून था कि मैं एक गांव से आया हूं तो यहाँ जिंदगी तो नहीं खपा सकता। सोच थी कि लोगों तक मुझे पहुंचना है। क्या बात है। तो उस सोच ने कि मेरे माँ बाप ने जो मेरे लिए मेहनत की है, उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुंचाया है, तो मैं उनको ऐसे ही तो नहीं छोड़ने वाला। तो उस जुनून ने मुझे 6 प्रीलिम्स देने के लिए 6 प्रीलिम्स दिया, मैं 5 मेंस लिखा, और इन सब के बाद में फाइनल 2018 वाली जो पीएससी है उसमें डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुआ। क्या बात है। तो इंटरव्यू की तैयारी कैसे की आपने? इंटरव्यू की तैयारी के लिए पीएससी मेरा सिलेक्शन हुआ है, उसमें प्रीलिम्स मेंस मैंने सेल्फ तैयारी किया, टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था, क्योंकि इससे पहले मैंने टेस्ट सीरीज वगैरह भी ज्वाइन नहीं किया। और 2018 में मैंने इंटरव्यू की तैयारी के लिए कोचिंग संस्थान, वहाँ के डायरेक्टर से मेरे मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझे मॉक टेस्ट वगैरह की तैयारी कराई कि कैसे आपको बोलना है, कैसे बैठना है, आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, किस तरीके से बातचीत करना है, जो आंसर नहीं बन रहा तो उनको कैसे टैकल करना है, जो बन रहे हैं उनको कैसे टैकल करना है। ये सारी चीजें उन्होंने बताई। वो एक चीज बोलते थे कि विजय तेरे पास सब कुछ नॉलेज है, पर उसको अप्लाई करना सीखो। जी, बहुत ही बढ़िया, है ना। तो उन चीजों से मेरा इंटरव्यू जब होता है फाइनल, तो ओवरऑल 175 में से मेरे 150 मार्क्स रहते हैं। बहुत ही बढ़िया। और ये मुश्किल से जो हमारे पूरे 2018 वाले सिलेक्शन में 10 से 12 लोग थे जिनको 150 के अबव मार्क्स थे, उनमें से एक मैं था। तो कहीं ने कहा जाए कि जो 2018 का सिलेक्शन है वो मेरा टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करना और इंटरव्यू की अच्छे से तैयारी करना, उसके लिए मैं कोचिंग संस्थान का भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे प्रॉपर से गाइड किया, जिसके आधार पर मैं इस पद पर चयनित हो पाया। ऐसा लगता है कि आपसे बहुत सारी बातें करते चलें, क्योंकि हमारे जो युवा साथी हैं वो भी आपसे बहुत प्रेरणा लेंगे। युवा साथियों से आप क्या कहना चाहेंगे? कैसी तैयारी करें, अपने हौसले को कैसे मजबूत रखें कि वो एक अच्छे मुकाम पर खड़े हो जाएं? मैं जो अभी बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, हर साल बहुत सारे बच्चे एग्जाम में बैठते हैं, तो जो एनालिसिस किए हम लोगों ने कि हमारी जो गलतियां हैं, सबसे पहले हर बच्चा, हर विद्यार्थी अपनी गलती को एक्सेप्ट करना सीखे। यदि कोई आपको गलती बता रहा है, उस गलतियों को एक्सेप्ट करें कि हाँ मेरे पास ये गलती है। आप एक्सेप्ट करके उनको सुधारना सीखे कि कैसे हम उन गलतियों को सुधार कर सके। इस बीच आपके बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको डीमोटिवेट करेंगे, उनसे दूरी बना के रखें। और यदि हमको खुद को मोटिवेट रखना है तो कोशिश करें कि ऐसे लोगों से कांटेक्ट में रहें जो आपको पॉजिटिव सपोर्ट करें जी। या फिर जो कोई ऑफिसर्स हैं वो जो सेलेक्ट हो गए हैं उनके कांटेक्ट में रहें, तो उनको देखकर, उनको सुनकर आपको मोटिवेशन मिलेगा। और थिंक कीजिए कि यदि आप 1 साल 2 साल मेहनत कर लिए और आपका सिलेक्शन अच्छी पोस्ट में होगा, तो आपके 40 से 50 साल की जीवन अलग होगा। यदि आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आपका जीवन अलग होगा। तो आप मेहनत करें। अब सब कुछ, मैं पीएससी के लिए एक फुल फॉर्म बताता हूँ। सब लोग बोलते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन जी, मैं इसको बोलता हूँ पैसेंस, सैक्रिफाइस और कमिटमेंट। क्या बात है। कितने आप पैसेंस रख पाते हो किसी चीज को पाने के लिए, उस चीज को पाने के लिए आप कितना सैक्रिफाइस कर पा रहे हैं, और जब हम उस लक्ष्य को रखे हैं तो उसके लिए कमिटमेंट कितना है। ये 3 शब्द आपके जहन में होंगे तो डेफिनेटली आप अपने गोल को कभी नहीं भटकेंगे। आपका गोल 100% आपके पास होगा। एसडीएम विजय डेहरिया साहब, आप हमारी स्टूडियो आए और इतनी अच्छी जानकारी दी, और निश्चित रूप से आपकी जो जानकारी है इससे हमारे कई युवा साथियों को बहुत ही ज्यादा फायदा होगा, कई व्यक्तियों का जीवन परिवर्तन भी हो सकता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जयशेखर जी।